कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया एक बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कंपनियां पैसा कैसे जुटाती हैं और अपने मालिकाना हक यानी ओनरशिप को कैसे मैनेज करती हैं। और इस पूरे सफर में हमारा साथ देगी हमारी अपनी एक काल्पनिक कंपनी इनोवेट इन। तो सवाल यही है, एक प्राइवेट आइडिया एक पब्लिक जायंट बनता कैसे है? इसका जवाब दरअसल एक बहुत ही खास निमंत्रण में छिपा हुआ है। एक ऐसा निमंत्रण जो कंपनी आम जनता को देती है ताकि वे भी उसके इस बड़े सफर का हिस्सा बन सकें। इनोवेट इंक के लिए यही पहला कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए किया गया एक पक्का वादा है। चलिए इस सार्वजनिक निमंत्रण को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं होती, इसे कानूनी भाषा में कहते हैं प्रोस्पेक्टस, और ये कानून और नियमों की एक मजबूत जंजीर से बंधा होता है। तो प्रोस्पेक्टस असल में है क्या? ये समझिए कि ये इनोवेट इंक का पब्लिक बायोडाटा है। इसमें कंपनी की सारी जानकारी होती है और ये निवेशकों को साफ साफ बताता है कि उनका पैसा कहां और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखिए, हर मौके के लिए एक अलग तरह का निमंत्रण होता है। जैसे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, जो 1 साल तक बार बार पैसा जुटाने के काम आता है, या फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये आईपीओ के समय इस्तेमाल होता है, जब कोई कंपनी पहली बार जनता के सामने आती है और उसके शेयर की कीमत तय नहीं होती। प्रोस्पेक्टस जारी करने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और इसे हम कह सकते हैं सुनहरा नियम। सच और सिर्फ सच। ये कोई अच्छी सलाह नहीं है, बल्कि एक सख्त कानूनी आदेश है। प्रोस्पेक्टस में कही गई एक भी झूठी बात के बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, अगर इनोवेट इंक के डायरेक्टर्स को झूठ बोल दें तो क्या होगा? 2 तरह की मुसीबतें उनका इंतजार कर रही होती हैं। पहली है सिविल लायबिलिटी, मतलब निवेशकों का जो भी नुकसान हुआ है वो पैसा लौटाना होगा। लेकिन दूसरी है क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी धोखाधड़ी का सीधा केस, जिसकी सजा बहुत ही भयानक है। जी हाँ, धोखाधड़ी के 10 साल तक की जेल हो सकती है। इससे पता चलता है कि कानून इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है। और सजा सिर्फ जेल तक ही सीमित नहीं है, जुर्माना धोखाधड़ी में शामिल रकम का 3 गुना तक हो सकता है। मतलब साफ है, कानून ये पक्का करता है कि ऐसा अपराध करने का कोई फायदा ही न हो। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। जब लोग पैसा लगा देते हैं तो कंपनी का असली मालिक कौन होता है? क्या वे सभी एक जैसे होते हैं? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रमोटर्स। ये वो लोग हैं जिनका आइडिया था, जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया। कानून की नज़र में वे कंपनी के संरक्षक की तरह होते हैं, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंपनी के भले के लिए काम करना है, एक भरोसे के रिश्ते के साथ। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कानूनी बारीकी है। हम अक्सर सदस्य यानी मेंबर और शेयरधारक यानी शेयर होल्डर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन कानून में एक छोटा सा फर्क है। आसान भाषा में कहें तो जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में है वो सदस्य है, और जिसके पास शेयर हैं वो शेयरधारक है। ज्यादातर मामलों में ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं। पहले के जमाने में ओनरशिप साबित करने के लिए कागज के शेयर सर्टिफिकेट होते थे, जिनके खोने, चोरी होने या खराब होने का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अब डीमैट सिस्टम के जरिए सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इससे शेयरों की खरीद बिक्री बहुत तेज, सस्ती और सबसे जरूरी ज्यादा सुरक्षित हो गई है। किसी भी कंपनी की जो वित्तीय संरचना होती है ना, वो पत्थर की लकीर नहीं होती, उसे बदला जा सकता है। चलिए देखते हैं कि इनोवेटिंग जैसी कंपनियां अपनी पूंजी यानी कैपिटल को कैसे मैनेज और रीशेप करती हैं। कंपनियां अपनी पूंजी को 2 तरह से बदल सकती हैं। पहला है ऑल्टरेशन, जैसे नए शेयर्स जारी करना। ये एक आसान प्रक्रिया है। लेकिन दूसरा है रिडक्शन, यानी पूंजी को कम करना। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि इससे उन लोगों पर असर पड़ सकता है जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है। इसीलिए इसके लिए न सिर्फ शेयरधारकों की खास मंजूरी चाहिए, बल्कि कोर्ट की मुहर भी जरूरी है। अब एक और बड़ा ही दिलचस्प रणनीतिक कदम है, जिसे कहते हैं शेयर बायबैक। इसमें कंपनी बाजार से अपने ही शेयर वापस खरीद लेती है। ऐसा करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बचे हुए शेयरधारकों को फायदा पहुंचाना या फिर प्रति शेयर आय को बढ़ाना। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनियां मनमाने ढंग से बायबैक कर सकती हैं। इस पर कुछ सख्त नियम हैं।
पहला बड़ा नियम यह है कि कोई भी कंपनी अपनी कुल शेयर पूंजी और रिजर्व्स के 25% से ज्यादा हिस्से को वापस नहीं खरीद सकती। ये एक तरह की सीमा है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिरता बनी रहे। दूसरा नियम यह पक्का करता है कि कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में ना डूब जाए। बायबैक के बाद कंपनी का कर्ज उसकी अपनी पूंजी यानी इक्विटी के 2 गुने से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब हर 1 रुपए की इक्विटी पर 2 रुपए से ज्यादा का कर्ज नहीं होना चाहिए। और आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाला कदम, ये खरीदे गए शेयर किसी तिजोरी में बंद करके नहीं रखे जाते। कानून के मुताबिक उन्हें खरीदने के 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से नष्ट करना होता है। मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर खरीदकर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर देती है तो बाजार में बचे हुए शेयरों का मूल्य बढ़ सकता है, लेकिन इसका असली फायदा किसे होता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।